हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जयशंकर प्रसाद जी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक में लगी हुई कविता है आत्मकथ्य, उसको पढ़ा, उसकी पद व्याख्या की, प्रसाद जी का कवि परिचय जाना और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अभ्यास प्रश्न हल किए। छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ेंगे, जिसकी हमारे पाठ्य पुस्तक में 2 कविताएं लगी हुई हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। ये दोनों कविताएं हैं, इनकी पद व्याख्या करेंगे, निराला जी का कवि परिचय जानेंगे, उनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पाठ के अंत में हमारे दिए हुए अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे और इसके बाद में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं। निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ, महिषादल बंगाल में हुआ। यहाँ परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है क्योंकि उसको कहीं निराला जी का जन्म 1896 लिखा हुआ मिलता है, कहीं 97 लिखा हुआ मिलता है, कहीं 98 लिखा हुआ मिलता है और जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें 99 भी लिखा हुआ मिलता है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 1899 कर सकते हैं अगर आता है तो, जबकि जो सही इनका जन्म है वो माना जाता है वो 1896 ईस्वी मान लिया गया है और इसे आरपीएससी ने सही मान लिया है। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में प्रयाग में हुई। इनका जो जन्म है वो रविवार के दिन जन्म हुआ था, इसलिए इनका सर्वप्रथम जो मूल नाम है वो सूर्य कुमार रखा गया था, लेकिन फिर इन्होंने बदल करके इस नाम को सूर्यकांत कर दिया, सूर्य कुमार से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली कविता जूही की कली 1916 में आती है और इनकी जो अंतिम कविता है वो प्रोत्कंठित 1961 ईस्वी में आती है। हिंदी साहित्य जगत में जो निराला जी हैं वो एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंगा प्रसाद पांडे जी ने महाप्राण निराला आलोचना पुस्तक लिखकर यह नाम इनको दिया था। तो जो महाप्राण नाम दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है? गंगा प्रसाद पांडे का दिया गया है। ये हिंदी की कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले पहले कवि माने जाते हैं और इन्होंने जो अपनी कविताएं हैं वो मुक्त छंद में लिखी, अर्थात किसी प्रकार के बंधन में इन्होंने कविता को नहीं बांधा और मुक्त रूप से कविताएं लिखी, जिसे इन्होंने केंचुआ छंद या रबर छंद की संज्ञा दी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें इनका जो पहला काव्य संग्रह है अनामिका भाग प्रथम और बाद में इसका द्वितीय भाग भी आता है, अनामिका है। इसके अलावा गीत कुंज है। ये दोनों ही संस्करण हैं, इनके 2-2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अनामिका और परिमल जो इनकी रचनाएं हैं, इसमें परिमल है, इसमें कुछ इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो हम पढ़ते हैं, जूही की कली, विधवा, भिक्षुक और छायावाद के साथ साथ इसमें प्रगतिवाद के तत्व भी मिलते हैं परिमल में। अनामिका और परिमल इनकी जो कविता संग्रह है इसमें प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण और रहस्यवाद संबंधी जो कविताएं हैं उनको संकलित किया गया है। ये आप याद रखेंगे कि परिमल में किन किन कविताओं को सम्मिलित किया गया है। तो जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनमें जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, बहू और पंचवटी प्रसंग इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं इनका जो एक और काव्य संग्रह है प्रमुख, उसमें गीतिका। इसके अलावा तुलसीदास जो 1938 ईस्वी में लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। इसमें निराला जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। किसमें? तुलसीदास जो इनकी रचना है इसमें तुलसीदास जी द्वारा अपनी पत्नी जो रत्नावली है उससे मिलने के लिए वो जो पीहर चले जाते हैं और वो पीछे पीछे चले जाते हैं, वो वाली कहानी है वो इसमें इन्होंने बताई है। फिर उनके फटकार लगाए जाने पर ये गृहस्थ जीवन को त्याग कर रामोपासना में
लीन हो जाते हैं। ये इनका प्रबंध काव्य है। इसके अलावा इनकी 2 लंबी कविताएं हमसे कई बार परीक्षा में पूछी भी जाती हैं, जो निराला जी की लंबी कविताओं में सम्मिलित है, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। सरोज स्मृति इनकी हिंदी का पहला शोक गीत भी माना जाता है, सरोज स्मृति को। और ये इनकी जो बेटी है, 18 वर्षीय जो पुत्री थी सरोज, उसकी जो करुण स्मृति, वो उनकी मृत्यु हो जाती है और उसकी करुण स्मृति में ये जो शोक गीत है वह लिखा जाता है, जो संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध, या यूँ कहें कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत या पहला शोक गीत माना जाता है। इसमें वात्सल्य और करुण दोनों ही रसों का अद्भुत सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। जो राम की शक्ति पूजा है, यह भी एक लंबी कविता है जिसमें निराला का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ है। इस रचना पर जो कृतिवासी रामायण है उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और यह शक्ति का भी जिजीविषा और राष्ट्रीय चेतना की कविता है। इसके अलावा देखते हैं हम निराला जी की कुकुरमुत्ता कविता, जो अत्यंत ही सुंदर कविता है, जिसमें इन्होंने जो पूंजीवादी लोग हैं, जो सामान्य वर्ग का शोषण करते हैं, उस पर उन्होंने व्यंग्य किया है और संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग ना करके इसमें उर्दू और अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें ये सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा और धनवानों की घोर निंदा करते हैं। अंग्रेजी के शब्दों का कैसे करते हैं ये? एक जगह इसमें आता है, अभी सुन बे गुलाब, भूल मत पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा तूने खाद का असिस्ट, डाल पे इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। इस तरह से बड़ी ही अच्छी कविता है, आपको मौका मिले तो आप पढ़ना। इसके अलावा अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, ये इनकी रचनाएं हैं। नए पत्ते जो इनका जो संग्रह है, इसमें कवि की जो 7 व्यंग्य प्रधान कविताएं हैं उनको शामिल किया गया है। अणिमा में इनके 3 गीत संग्रह शामिल किए गए हैं, भक्ति प्रधान, विषादमूलक और विचारपरक। आगे देखते हैं, आराधना, अपरा और सांध्य काकली भी इनके संग्रह हैं। इसमें जो सांध्य काकली है ये इन्होंने मरणोपरांत लिखा था। आगे देखते हैं इनके कुछ उपन्यास, जिसमें अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चमेली, चोटी की पकड़ और काले कारनामे प्रमुख हैं, जो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो निराला है उनकी उपन्यासों में शामिल नहीं है, या कौन सा उपन्यास निराला जी ने नहीं लिखा है। तो आप याद रखेंगे अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चमेली, चोटी की पकड़ और काले कारनामे। चमेली, चोटी की पकड़ और काले कारनामे ये इनके अधूरे उपन्यास माने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ कहानी संग्रह भी लिखे, जिसमें सुकुल की बीवी और सखी को बाद में इन्होंने, सखी जो कहानी है बाद में इसी को इन्होंने चतुरी चमार के नाम से लिखवाया था। तो सकुल की बीवी और चतुरी चमार इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कुछ संस्मरण और कथात्मक रेखा चित्र के बारे में पूछा जाता है, उनमें से कुल्ली भाट और बिल्लेश्वर बकरिया इनके महत्वपूर्ण संस्मरण, या यूँ कहें कि कथात्मक रेखा चित्र के नाम से जाने जाते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें निराला जी से संबंधित ध्यान में रखने चाहिए वे हैं कि निराला जी क्रांति धर्म कवि रहे हैं और अपने प्रगतिशील भावबोध और प्रयोग धर्मिता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया, जिसे इन्होंने केचुआ छंद या रबर छंद नाम दिया। इन्होंने कविता को बंधन से मुक्त कर दिया। इनको छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। छायावाद का महेश इन्हें कहा जाता है। रामविलास शर्मा ने इन्हें ओज और औदात्य का कवि कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि ओज और औदात्य का कवि निराला जी को किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। ये विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, अतः विवेकानंद दर्शन का इन पर प्रभाव पड़ा है। मतवाला और समन्वय पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन कार्य किया है। मतवाला जो है उसके मुख्य पृष्ठ पर ये मोटो के तौर पे लिखा होता था एक तरह से, अमीय गरल शशि शिकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक निबंध इनका है भावों की भिड़ंत नाम से इन्होंने लिखा, जो बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा संपादित प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसमें ये सिद्ध किया गया था
कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल मानी जाती है। इस लेख ने तत्कालीन जो साहित्य जगत है उसमें हलचल मचा दी थी। इसलिए आप याद रखेंगे कि ये जो निबंध हैं वो लिखने वाले तो कौन है, निराला जी हैं, और किससे संबंधित है तो किस पत्रिका में, प्रभा पत्रिका में छपा था, और बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा जो संपादित होती थी ये पत्रिका उसमें छपा था, जिसमें ये सिद्ध किया गया था कि ये निराला जी की बहुत सी कविताओं पर किसका प्रभाव माना जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं का नकल सी प्रतीत होती हैं ये। आगे देखते हैं, इन्हें छायावाद के श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है निराला जी को। अज्ञे ने इनको वसंत का अग्रदूत कहा है। अब हम देखते हैं निराला जी का जो परिचय है वो जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है वो देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 ईस्वी में हुआ। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपसे प्रश्न जब पूछा जाता है वहाँ कौन सी तारीख आपको दी हुई आती है। 1899 दिया हुआ है तो आपको 1896 देखने को नहीं मिलेगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही आ जाते हैं तो आरपीएससी ने 1896 ही सही माना है, लेकिन जब 96 नहीं होगा तो आप 99 कर सकते हैं। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता रहे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, क्योंकि ये इसी वजह से विवेकानंद जी को इन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु भी माना था। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में जो काव्य रचनाएं हैं उनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरुमुता और नए पत्ते हैं। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी ख्याति प्राप्त की। इस पर हम बात कर चुके हैं, इनकी कहानियों और उपन्यासों के बारे में। आलोचनात्मक और निबंधात्मक जो लेखन कार्य किया उस पर भी हम बात कर चुके हैं। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, यानी कि इनकी जो रचनावली है निराला रचनावली वो 8 खंडों में प्रकाशित है। इसमें इनके जो काव्य संग्रह हैं, काव्य रचनाएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध लेखन है, सभी इन 8 खंडों में इनकी जो निराला रचनावली है उसमें मिल जाता है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव के कारण कविता के भाव जगत और शिल्प जगत के में नए प्रयोगों को इन्होंने संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, जिसे इन्होंने किस नाम से पुकारा, रब्बर छंद या केचवा छंद के नाम से। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। अब हम देखते हैं हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 2 कविताएं लगी हुई हैं। पहली कविता उत्साह और दूसरी कविता अट नहीं रही। तो उत्साह है वह एक आह्वान गीत है, ये याद रखेंगे आप। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी जो उत्साह कविता है वह एक तरीके का आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करता है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं।
अब देखते हैं दूसरी कविता में क्या कहते हैं ये। अट नहीं रही। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अब हम देखते हैं निराला जी की जो कविता है उसकी पद व्याख्या करते हैं कि ये उत्साह कविता में क्या कहते हैं। उत्साह जो कविता है वह आज़ादी से पहले लिखी गई है। इसमें गुलाम भारत के लोग जब निराश और हताश हो चुके होते हैं तब का वर्णन है। तब लोगों में उत्साह जगाने के लिए कवि एक ऐसे कवि को आमंत्रित करता है जो अपनी कविता से लोगों को जागृत कर सके, उनमें उत्साह भर सके, उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौटा सके। ठीक वैसे ही जैसे भीषण गर्मी के बाद आकाश में बादलों को देखकर लोगों के मन में एक नई आशा, नए उत्साह का संचार हो जाता है और बादलों के बरसने से धरती में नया अंकुर फूटने लगता है और आसमान में बादलों को देखकर गर्मी से बेहाल लोगों का तन मन भी आनंद से भर जाता है। वैसे ही आज तक दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं या जितने भी परिवर्तन हुए हैं उसमें साहित्य और साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत की आज़ादी में लेखकों ने भी अपनी लेखनी से योगदान दिया है, लोगों को जागृत करने का काम किया है। इसलिए कहते हैं कि कलम में तलवार से ज़्यादा शक्ति होती है। निराला जी ने भी बादलों पर कई कविताओं की रचना की है। इस कविता में निराला जी ने बादलों को दो रूपों में दर्शाया है। कवि कहते हैं कि एक तरफ जहाँ बादल बरसकर धरती के प्यासे लोगों की प्यास बुझाता है, धरती को शीतलता प्रदान करता है और जल से ही धरती में नवजीवन को पनपने, फलने फूलने का मौका मिलता है। प्राणी मात्र का जीवन नए उत्साह से भर जाता है। वहीं दूसरी ओर वो बादलों को कवि एक ऐसे कवि के रूप में देखता है जो अपनी नई नई कल्पनाओं, नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन करेगा, लोगों के भीतर एक नया जोश, नया उत्साह भरेगा और लोगों की सोई हुई जो चेतना है वो जागेगी। इस कविता में इसी का वर्णन किया गया है जो बादल के माध्यम से कवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं उत्साह कविता को। बादल गरजो, घेर घेर घूर गगन धाराधर ओ। बादल गरजो, निराला जी कह रहे हैं किससे? बादल से। जब बारिश होने से पहले पूरा जो आकाश है वो गहरे काले बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाश की बिजली चमकती रहती है, तो बादलों से गरजने का आह्वान करते हैं। ये एक आह्वान गीत है, हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो कि हे बादल तुम जोरदार गर्जना करो, बादल गरजो, तुम जोरदार गर्जना करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरफ से घेर लो। घेर घेर घोर गगन, आकाश को चारों तरफ से घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में छा जाओ और फिर जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। कब की कविता है ये? आज़ादी से पहले की कविता है। इसलिए तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत करो, उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भर दो। इसमें घोर घोर घय घय जैसे जो वर्ण आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे प्याले। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ? कि बादलों का जो सौंदर्य है उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि बादल कैसे हैं और उनकी जो तुलना है किससे कर रहे हैं? छोटे बच्चे की कल्पना से कर रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि ललित ललित काले घुंघराले, यानी बादल सुंदर सुंदर काले घुंघराले, गोल गोल छल्ले का सा जो आकार होता है ना, गोल गोल बाल जो होते हैं बादलों, तुम किसी बच्चे की कल्पना की भांति हो। यानी जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं पल पल बदलती रहती हैं, हर पल उनके मन में नई नई बातें और कल्पनाएं जन्म लेती रहती हैं, तुम उसी प्रकार हो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले,
यानी जो बालकों की जो कल्पना है उसके समान हो तुम, काले घुंघराले और सुंदर सुंदर। आगे देखते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं कि जो असीम ऊर्जा यानी जो आकाशीय बिजली है वो अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर जो घुंघराले बादलों को तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता का सृजन करेगा। कैसे? कि जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन, किससे? विद्युत से। नवजीवन किससे देते हैं? क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू हो जाता है। जैसे ही बादल बरसते हैं तो नए जीवन की शुरुआत होती है। पानी मिलने से बीज अंकुरित होते हैं और नए नए छोटे छोटे पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और धरती हरी भरी हो जाती है। इसलिए विद्युत छवि उर्मे, जैसे आकाश में जो बिजली गरजती है विद्युत की और जो जगत है वो प्रकाशमान हो जाता है, उसी प्रकार बादल तुम अपने हृदय में वज्र के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो। वज्र छिपा जो विचार हैं वो कैसे हैं? कैसे विचारों को जन्म दोगे? जो वज्र के समान है। और फिर नूतन कविता, फिर क्या करोगे? उससे एक नई कविता का सृजन करो। नए विचार अपने अंदर जो वज्र के समान हो और फिर उसे नूतन कविता, नई कविता का सृजन करो। बादलों, तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो। फिर भर दो बादल गरजो, नई आशा का संचार कर दो, उसमें एक नया उत्साह भर दो, उनको ऊर्जावान बना दो। बादल जोरदार आवाज़ के साथ गरजो ताकि लोगों में नया उत्साह भर जाए। आगे देखते हैं। विकल विकल उन मन थे उन मन, विकल विकल उन मन थे उन मन, विश्व के निघान के सकल जन। यहाँ कवि कह रहे हैं कि तपती गर्मी में से बेहाल लोगों के जो वर्णन है उसको किया है कि लोग हैं वो व्याकुल हैं। विश्व के सभी लोग कैसे हैं? गर्मी के कारण बेहाल हैं, व्याकुल हैं, उन्मन है, मतलब उनका जो मन है वह कहीं लग नहीं रहा है। विश्व के निघान के सकल जन, विश्व के सभी लोग गर्मी से अत्यंत व्याकुल हैं, उनका मन कहीं लग नहीं रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं कि अज्ञात दिशा से आए, अज्ञात दिशा से आए हुए और अनंत के घन पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा करो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और तपती हुई धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादल तुम गरजो, जोरदार आवाज के साथ तुम हे बादल गरजो और लोगों में नया उत्साह भर दो। यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन फिर से नए उत्साह और उमंग से भर जाता है। अगली कविता हम देखते हैं। अट नहीं रही। निराला जी की ये कविता अट नहीं रही। इस कविता में कवि ने फागुन माह की जो खूबसूरती है उसका वर्णन किया है। फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु को ऋतुराज ने यूं ही नहीं कहा है, उसको मतलब बसंत ऋतु को ऋतुराज यूं ही नहीं कहा है। यह वाकई में ऋतुओं का राजा है। कौन? फागुन माह
की बात यहाँ कर रहे हैं। इस समय जो प्रकृति होती है वह अत्यंत सुंदर दिखाई देती है, वह शायद ही किसी और ऋतु में इतनी सुंदर दिखाई देती हो। हाड़ कपाती ठंड के बाद जब धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ने लगता है, इसी के साथ ऋतुराज वसंत का भी आगमन हो जाता है। वसंत के आगमन के से जो बाग बगीचे हैं, इधर उधर की जो प्रकृति है वह अत्यंत सुंदर और रंग बिरंगी हो जाती है, और जो आंगन होता है घर का उसमें खुशबू, भीनी भीनी खुशबू आती है, पूरे वातावरण में हर जगह वह फैलने लगती है। कवि ने जो प्रकृति है उसका मानवीकरण किया है, तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे फागुन के सांस लेने से पूरा वातावरण जो है वह खुशबू से भर गया हो, और सुंदर सुंदर जो फूल हैं, खिले हुए रंग बिरंगे फूल, वो कवि को ऐसे लग रहे हैं जैसे प्रकृति ने उन अपने गले में कोई सुंदर सी माला पहन ली हो। इसी के साथ ही जो पेड़ पौधे हैं उनमें नए पत्ते आने लग जाते हैं। आम और लीची की बात कवि इस कविता में करते हैं, जिन पे बोर आनी शुरू हो जाती है, चारों तरफ हरियाली छाने लगती है, रंग बिरंगी तितलियाँ, भोरों के मधुर गीत हर तरफ सुनाई देते हैं। इस समय जो प्रकृति की अद्भुत छटा है वह देखने लायक होती है। ऐसा लगता है जैसे मानो प्रकृति ने किसी दुल्हन की तरह अपना श्रृंगार कर लिया हो, जिस पर से आँख हटाने भी मुश्किल लग रही हो। कवि ने फागुन माह में प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन इस कविता में बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। तो आइए देखते हैं हम कविता। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि फागुन माह में आने वाली जो ऋतु है, बसंत ऋतु, उसका वर्णन कर रहे हैं कि फागुन की जो आभा है, आभा फागुन की, जो फागुन की जो आभा है वह इतनी अधिक है कि प्रकृति में अट नहीं रही है, सट नहीं रही है। अर्थात प्रकृति उस फागुन की जो आभा है, उसकी जो खूबसूरती है, उसको समा नहीं पा रही है। आगे देखते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्ते से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद मंद पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ कि फागुन माह में ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति एक बार फिर से दुल्हन की तरह सज धज करके तैयार हो गई है, क्योंकि जो वसंत ऋतु है उसके आगमन से सभी जो पेड़ पौधे हैं प्रकृति को दुल्हन की तरह बताकर कह रहे हैं कि जो सभी पेड़ पौधे हैं उसमें नए नए कोपलें आ गई हैं, नई कोमल पत्तियां आ गई हैं, रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि इस प्रकृति के इस वातावरण से फूलों की जो भिन्न भिन्न खुशबू है वह महक रही है। उस समय ऐसा लग रहा है मानो फागुन है वह स्वयं खुद सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो। सांस कौन ले रहा है यहाँ? तो सांस लेने की बात फागुन की है, और कह रहे हैं कवि कि कभी ऐसा एहसास होता है जैसे फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कौन फड़फड़ा रहा है उड़ने के लिए? जो फागुन माह है वह आसमान में उड़ने के लिए फड़फड़ा रहा है। कवि बसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मैं उस प्रकृति के मनोरम वातावरण से आँख हटाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आँखें तो हट ही नहीं रही हैं। इस प्रकार इन्होंने जो प्रकृति है उसका मानवीकरण चित्रण किया है, यानी प्रकृति को एक मानव के रूप में, दुल्हन के रूप में बता करके उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, जिससे जो फागुन है उस महीने को कहा है कि वो सांस ले रहा है। आगे देखते हैं।
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्प माला पाट, पापट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि क्या कह रहे हैं कि पत्तों से डली, तो जो बसंत ऋतु है उसमें जो सभी पेड़ पौधे हैं उसमें नए नए कोमल पत्ते निकल रहे हैं और डाली डाली पर रंग बिरंगे फूल आ रहे हैं। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। यहाँ भी मानवीकरण वर्णन ये कर रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद मंद पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ये जो माला है मंद मंद पुष्पमाल, ये जो फूलों की जो माला है जो गले में पहनी हुई है वो कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। यहाँ भी ये मानवीकरण अलंकार करते हैं पूरा। तो ये जो कविता है इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि जो फागुन का जो महीना है उसका वर्णन करते हुए कि जो उसकी आभा है फागुन के महीने की वह अब समा नहीं पा रही है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। उत्साह कविता हमने पढ़ ली और अट नहीं रही है यह भी पढ़ ली। उत्साह एक उद्बोधन परक गीत है और जो अट नहीं रही है इसमें फागुन माह का मानवीकरण रूप में चित्रण किया गया है। पहला प्रश्न हमारा है उत्साह कविता के प्रश्न देखते हैं। पहला कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। कवि ने बादल से फुहार रिमझिम और बरसने के लिए ना कह करके गरजने के लिए कहा है क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है और कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता के नूतन विद्रोह का आह्वान किया है और ये कविता भी एक आह्वान गीत है, इसलिए कवि जो है वह गरजने की बात करता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि यह एक आह्वान गीत है और कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसीलिए इस कविता का जो नाम है वह उत्साह रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। कविता में बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। बादल कविता में नया जीवन लाने वाला है। इस प्रकार से बादल कई अर्थ प्रस्तुत कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है। नाद सौंदर्य उत्साह कविता में कई जगह देखने को मिलता है। जो ध्वन्यात्मकता है नाद सौंदर्य का मतलब जो ध्वन्यात्मक प्रभाव है वह ध्वनि की तरह कंपन सा जहाँ होता है। घेर घेर घोर गगन धाराधार और जो पहली पंक्ति है उसमें भी, और विद्युत छवि उर में, तो ये नाद सौंदर्य की कुछ पंक्तियाँ हैं जो इस कविता में आती हैं। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में लिखिए। तो बच्चे ये रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है, इसको अपने आप कर लेंगे। आगे हम अट नहीं रही है इसी प्रश्नोत्तर देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि छायावाद की एक खास विशेषता रही है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट हो जाती है। यह अट नहीं रही है कविता में से है जिसमें उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि कवि अपने अंतर्मन में उपस्थित उमंग की भावना को बाहर की दुनिया के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, कविता की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फागुन का जो मौसम होता है वह अत्यंत सुंदर और मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छंद और हरा भरा दिखाई देता है। इस वजह से कवि उसके प्रति बड़े ही चाव से उसको देखता है। पेड़ों पर हरी हरी लाल लाल पत्तियां होती हैं। फूलों की मंद मंद मुस्क जो खुशबू है वह हृदय को मुग्ध कर देती है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हटना चाहती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। इस कविता में अट नहीं रही है। कविता में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन मन के उल्लास के रूप में कवि ने किया है। मन में अगर उल्लास भरा होता है तो हमें अपने आसपास की जो दुनिया है वह अत्यंत सुंदर लगती है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से यह भिन्न होती है। फागुन में वर्षा होती है। बारिश की बूंदें वातावरण को स्वच्छ कर देती हैं तथा जो पूरा वातावरण होता है वह अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। आसमान अत्यंत साफ सुथरा सा लगता है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली और हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वातावरण शीतल और शांत हो जाता है। इस प्रकार जो फागुन की जो ऋतु है वह अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। इन कविताओं मतलब उत्साह और अट नहीं रही है कविता के आधार पर इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। ये हमने जब निराला का कवि परिचय देखा था उसमें हम कर चुके हैं। वैसे निराला ने मुक्त छंद में अपनी काव्य रचना की है, अर्थात कविता को बंधन से मुक्त कर दिया है, जिसे इन्होंने रबड़ छंद या केचवा छंद का नाम दिया है। इनकी काव्य में प्रकृति का चित्रण मानव हृदय की भावना व्यक्त करने के लिए हुआ है। मानवीकरण जो अलंकार है अर्थात प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित करना, उसका प्रयोग इन्होंने किया है। भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति अपने काव्य की प्रमुख विशेषता निराला जी रखते हैं और इसके साथ ही जो लयबद्धता है उसके माध्यम से भी कविता को गीत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हम दोनों कविताओं को बड़े ही लयात्मक ढंग से गा भी सकते हैं और कविता में सुंदर शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। आगे हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं जो इस पाठ से संबंधित है। इससे पहले कुछ शब्द संपदा है जिसे हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में जो कठिन शब्दार्थ है उनके अर्थ पूछ लिए जाते हैं। धाराधर अर्थात बादल, उन्मन यानी कहीं मन न टिकने की स्थिति या अनमनापन, निदाग यानी गर्मी, शकल यानी सब यानी सारे, आभा यानी चमक, वज्र यानी कठोर, अट यानी समाना या प्रविष्ट करना, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभाश्री यानी सौंदर्य से भरपूर और पट यानी समा नहीं रही है। इस कविता में निराला फागुन सौंदर्य में डूब गए हैं। उनमें फागुन की आभा रच बस गई है, ऐसी जिसे न शब्दों से अलग किया जा सकता है न फागुन से अलग किया जा सकता है। फूटे हैं आमों में भोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर सब बंधन छूटे हैं। फागुन के रंग राग बाग वन फाग मचा है, भर गए मोती के झाग चनों के मन लूटे हैं। माथे अबीर से लाल, गाल सेंधु से देखे, आंखें हुई हैं गुलाल। गेरू के ये फागुन के महीना का ही चित्रण किया हुआ है यहाँ। अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। यह आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं, कवि किससे गरजने के लिए कह रहा है। उत्साह कविता से ये प्रश्न है। कवि बादल से गरजने की बात कहता है। सभी जो गर्मी के ताप से दुखी लोग हैं उनकी वजह से, ताकि वो अपनी गर्मी को शांत करें। बादल क्रांति का प्रतीक है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है बादल कविता से कि निराला जी की कविताओं में जो बादल प्रतीक लिया गया है वह किसका प्रतीक है। तो यह है क्रांति के प्रतीक है। बादल कैसे हैं, ललित ललित और काले घुंघराले लग रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बादलों के हृदय में क्या छुपा हुआ है। बादलों के हृदय में विद्युत की सुंदरता छुपी हुई है। वज्र छिपा नूतन कविता में नूतन कविता का क्या आशय है। नूतन कविता का जो आशय है वो कवि ने नए जीवन से लिया है।
विकल विकल उन्मन थे। उन्मन यहाँ कवि किसके मन के विकल होने की बात कह रहा है? तो जगत के सभी लोगों के मन विकल थे। क्यों? क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी। उन्मन थे अर्थात उन्मन यानी अनमना जो स्वभाव है वो वैसा हो रहा था वर्षा ना होने के कारण सभी लोगों का, देशवासियों का। कवि ने किसे अनंत का घन कहा है और क्यों कहा है? कवि ने अनंत का घन बादलों को कहा है क्योंकि जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर है वह अनंत है और बादल भी अनंत है, इसलिए बादल को अनंत का घन कहा है। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अट नहीं रही है कविता में किसे संदेश देना चाहता है कवि? तो अपने प्रियतम को संदेश देना चाहता है। कवि का प्रिय अपनी श्वास से घर को सुवासित कर देता है। यहाँ जो प्रियतम किसको बताया है? प्रकृति को बताया है, दुल्हन रूप में भी उसे मानवीकरण रूप में प्रस्तुत करके कि जो प्रकृति है, जो फागुन का जो महीना है वह श्वास ले रहा है और वह पूरे वातावरण को सुगंधित कर रहा है। इस प्रकार मानवीकरण जो अलंकार है वह इस पूरी कविता में प्रयोग में आया। चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? तो चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य व्याप्त है। कवि प्रकृति के सौंदर्य की ओर से आंख नहीं हटा पा रहा है। वह चाहता है कि वह आंख हटा ले लेकिन नहीं हटा पा रहा है। वन के वैभव में क्या फूट फूट कर भरा हुआ है? शोभा और सौंदर्य वन के वैभव में फूट फूट कर कूट कूट कर भरे हुए हैं। अट नहीं रही है में जो कविता है उसमें प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। जो उत्साह कविता है उसमें ओज गुण का। जो उत्साह कविता है वह एक आह्वान गीत है जिसमें बादलों का आह्वान किया गया है। फागुन की आभा प्रकृति में क्यों नहीं समा पा रही है? क्योंकि फागुन की आभा असीमित होती है और जो पूरा वातावरण है वह फागुन में हो जाता है, इसलिए वह समा नहीं पा रही है। फागुन की सांस किसे कहा गया है? फूलों से सुगंधित वायु को, यानी शुद्ध जो पर्यावरण है उसको फागुन की सांस कहा गया है। फागुन के सौंदर्य को देख कवि की स्थिति कैसी हो गई है? कवि फागुन के सौंदर्य में बंद कर रह गया है, उसका मन इसमें डूब गया है और कवि सौंदर्य का दीवाना हो गया है। वह आँख हटाना चाहता है लेकिन आँख हटा नहीं पाता है। फागुन के कारण वन उपवन कैसे लग रहे हैं? वन उपवन महक रहे हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं और फूल खिले हुए हैं। कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहता है? धरती को हरा भरा बनाता है। बादल जब गरजता है तो बारिश होती है, इस वजह से बादल को गरजने के लिए कहता है। और जो बादल है वह यहाँ क्रांति का प्रतीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अगला पाठ देखेंगे। धन्यवाद।